तो कल हम लोगों ने पढ़ लिया था पोटेंशियोमीटर का कुछ बेसिक पार्ट, और आज हम लोग शुरुआत करेंगे वहां से आगे। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप कर लें अगर हम लोग, तो कल हमने क्या देखा था भाई पोटेंशियोमीटर में। पोटेंशियोमीटर किस काम आता है? पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर की जो कमियां हैं उनको ओवरकम कराता है। वोल्ट मीटर की कमियों को क्या कराता है? ओवरकम कराता है। और पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करके तुम ईएमएफ को मेजर करते हो। किसको मेजर करते हो? ईएमएफ को मेजर करते हो। साथ के साथ हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि जो सेंसिटिविटी होती है वो क्या होती है पोटेंशियोमीटर की। ठीक है, उसको कैसे बढ़ाते हैं ये भी पता कर लिया था। अब देख आगे हम ना एक्चुअली डिफरेंस करके देखेंगे वोल्ट मीटर में, और दूसरी साइड हम लोग कंसीडर करेंगे क्या? पोटेंशियोमीटर। हम एक तरफ देखेंगे वोल्ट मीटर और एक तरफ क्या देखेंगे भाई? पोटेंशियोमीटर। एक एक करके पढ़ेंगे कि इनके अंदर क्या अंतर है, क्या फर्क है इन दोनों में। देखें, पॉइंट नंबर 1, वोल्ट मीटर। भाई अगर मैं ये कहूं कि इट मेजर्स द ईएमएफ ऑफ अ सेल अप्रोक्सीमेटली, ये किसी भी सेल के ईएमएफ को कैसे मेजर करता है? अप्रोक्स मेजर करता है। ठीक है, ये एक्यूरेट कभी भी नहीं निकाल सकता। जबकि पोटेंशियोमीटर जो है इट मेजर्स द ईएमएफ एक्यूरेटली। पोटेंशियोमीटर एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट करता है, वोल्ट मीटर एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं करता है। अगर ये सवाल आ जाए कि भाई क्यों नहीं करता है, इसका क्या रीजन है, हर अगला पॉइंट उससे पिछले पॉइंट का एक्सप्लेनेशन रहेगा। क्यों नहीं करता है उसका रीजन है। वोल्ट मीटर क्या काम करता है? इट ड्रॉज सम करंट फ्रॉम द सोर्स वाइल मेजरिंग। नापते टाइम वोल्ट मीटर सोर्स में से कुछ करंट को क्या कर लेता है? ड्रॉ कर लेता है। ठीक है, करंट को ड्रॉ कर लिया तो ईएमएफ मेजर नहीं हो सकती। ईएमएफ कभी भी मेजर नहीं हो सकती, क्योंकि ईएमएफ तभी मेजर होगी जब करंट की वैल्यू क्या होगी? 0। तो मतलब ईएमएफ मेजर करने के लिए करंट एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सही है। अब पोटेंशियोमीटर क्या है कि इट डज नॉट ड्रॉ any current, it does not draw any current from the source while measuring। नापते टाइम ये कोई करंट ड्रॉ नहीं करता, जबकि वोल्ट मीटर करंट ड्रॉ। बात सही है, करंट नहीं ड्रॉ करेगा तो एक्यूरेट आंसर आएगा। देख, एग्जामिनर ने सीबीएसई में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा है उसने कि भाई Why do we prefer a potentiometer over a voltmeter? या वो आपसे ऐसे पूछेगा उल्लू बनाने के लिए हमेशा कि तुमको एक बहुत अच्छा वोल्टमीटर दिया है और एक पोटेंशियोमीटर दिया है, या बुरा ये कह लो कि एक बहुत अच्छा वोल्टमीटर है और एक एवरेज पोटेंशियोमीटर है। तुम दोनों में से किसका इस्तेमाल करोगे ईएमएफ नापने को? तो हम हर बार किसका यूज करेंगे भैया? पोटेंशियोमीटर का। वी आर गोइंग टू यूज पोटेंशियोमीटर टू मेजर ईएमएफ, क्योंकि यही नाप सकता है। वोल्टमीटर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन ईएमएफ को मेजर नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब इसका क्या रीजन बनेगा कि भाई ये करंट ड्रॉ करता है और ये करंट ड्रॉ नहीं करता? इसका कारण है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है, इट्स रेजिस्टेंस इज नॉट इनफाइनाइट व्हाइल मेजरिंग। नापते टाइम इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होती, जबकि इसकी जो रेजिस्टेंस है बिकम्स इनफाइनाइट व्हाइल मेजरिंग। इसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाती है? इनफाइनाइट। समझ के देखो, अगर R की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी तो I अप्रोच कर जाएगा 0 को।
ठीक है, इसीलिए करंट क्या होता है, जीरो होता है। अरे नहीं आया, पक्का आ गया, बहुत बढ़िया। और एक लास्ट पॉइंट जो इतना कोई खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन एकदम लास्ट, कि वोल्ट मीटर जो है इट कैन बी यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल ओनली। वोल्ट मीटर का इस्तेमाल केवल और केवल क्या नापने में किया जाता है, पोटेंशियल, इसका कोई और इस्तेमाल नहीं हो सकता। जबकि पोटेंशियोमीटर इट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस अदर पर्पजेज, इसका इस्तेमाल और भी बहुत सारे पर्पस के लिए किया जाता है। वो पर्पस क्या है वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले एक बात बताइए, समझ आया नहीं आया? अरे कंप्लीटली थ्योरेटिकल, कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं है। 1% यहाँ से फिर भी ये क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा, इसका एक आंसर बन जाएगा। अगर एग्जामिनर पूछता है कि भाई हम पोटेंशियोमीटर को क्यों प्रेफर करते हैं वोल्ट मीटर के ऊपर, तो उसका रीज़न यही बन जाएगा कि वोल्ट मीटर करंट ड्रॉ करता है और पोटेंशियोमीटर कोई करंट ड्रॉ नहीं करता। क्लियर हो गई है भाई बात? इसमें कोई परेशानी? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए। देखो अब जो चीज़ पढ़ेंगे हम लोग आज, दो एप्लीकेशन पढ़नी है हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर की। वी नीड टू स्टडी 2 एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखें, समझिए, हमने लिखा ना अभी कि इट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस अदर पर्पसेस, वो पर्पस क्या है? तो ये टॉपिक आता है एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन। ठीक है भाई, ये एक्सपेरिमेंट भी है पोटेंशियोमीटर का और एग्जाम में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखो पॉइंट नंबर 1, टू कंपेयर द EMF of 2 प्राइमरी सेल्स। 2 प्राइमरी सेल्स की EMF को क्या करना, कंपेयर करना। हमें नहीं मालूम है, हमको बेसिकली 2 सेल लेने हैं, एक सेल E1 एक सेल E2, और हमको उनकी EMF कंपेयर करनी है। ठीक है, अब मैं सर्किट डायग्राम बनाऊंगा, उतना डिफिकल्ट नहीं बना रहा हूं जो मैंने पहले वाली क्लास में बनाया था। मतलब मैं 400 सेंटीमीटर लंबा तार नहीं लूंगा, आसानी के लिए एक दूसरा सर्किट डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। बैटरी, बैटरी के साथ एमीटर, ऑक्सिलरी सर्किट सेम रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, एमीटर के साथ में एक लगा देते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स R, इसके साथ में लगा देते हैं एक की। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ये हो गया, लेट दिस की बी K, करेक्ट। यहां पे 2 पॉइंट्स एज यूजुअल, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। ठीक है भाई, एक स्केल, ठीक है, 0, और यहाँ पे अपन मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर। मतलब 400 सेंटीमीटर लंबी वायर मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं केवल 100 सेंटीमीटर लंबी वायर लगा रहा हूँ। ठीक है भाई, अब इस पॉइंट से पहला सेल और इसी पॉइंट से एक दूसरा सेल कनेक्ट करेंगे। याद रखें, पोलैरिटी आपको चेक करनी है, नेगेटिव साइड पे नेगेटिव साइड हो, अगर उल्टा होगा तो सर्किट काम नहीं करेगा। अब ये 1, ये 2, ये 3, गैल्वेनोमीटर G और ये जॉकी, करेक्ट है। ये जॉकी की फर्स्ट पोजीशन ले लो J1,
और एक डॉट 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 करके दिखा दो, ये जॉकी की सेकंड पोजीशन ले लो J2। ठीक है भाई, जो सेल हम लोगों ने लिए हैं, इस वाले सेल का 1 वाले सेल का EMF मान लेता हूं E1 और इस वाले सेल का EMF हम लोग मान लेते हैं E2। EMF मान लेते हैं E1 और E2। ये पहला वाला जो कि जहां बैलेंस हो रहा है उस लेंथ को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं L1, और ये जो सेकंड केस में जहां पे बैलेंस हो रहा है उस लेंथ को अपन लोग कंसीडर कर लेते हैं क्या, L2। ठीक है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अच्छा, जनरली ये जो सेल होते हैं ना E1 और E2, ये कौन कौन से सेल होते हैं? जनरली लैब के अंदर तुमको ये दिया जाएगा लेक्लांचे सेल और डेनियल सेल। ठीक है, लेक्लांचे सेल और कौन सा सेल, डेनियल सेल। ये तुमको पढ़ना पड़ेगा अपनी लैब मैनुअल से। ठीक है, इसका थ्योरी से कोई लेना देना नहीं। अब समझो बेहद ध्यान से कि किस तरीके से सर्किट काम करता है। ये जो 1 2 3 हम लोगों ने लगाई हुई है ना, इसको हम लोग एक 2 वे की कहते हैं। कैसी की कहते हैं? 2 वे की। 2 वे की का फायदा ये होता है कि ये 2 वे की एक साथ कनेक्ट की जा सकती है। इसमें टर्मिनल होते हैं, पहले 1 को 3 से जोड़ सकते हो, फिर इससे हटा के इससे जोड़ सकते हो, तो बारी बारी से दोनों सेल सर्किट में आ जाएंगे। तो तुमको देखो क्या काम करना है, इनिशियली ज़्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहले 1 को 3 से कनेक्ट करो। जब तुम 1 को 3 से कनेक्ट कर दोगे तो ये वाला सेल सर्किट में आ जाएगा। उसके बाद में जॉकी को स्लाइड करो और वो पॉइंट नोट करो जहां पे ये गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना शो करे। ठीक है, वो लेंथ हमने L1 मान ली। लेंथ हमने क्या मान ली? L1। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया। तो लिखेंगे, देखो कैसे। सबसे पहले कनेक्ट 1 2 3, सही है। एक को किससे जोड़ दें? 3 से जोड़ दें। ठीक है, स्लाइड द जॉकी एंड note the point at which there is no deflection। सही है भाई, वो पॉइंट नोट कर लो जहां पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रही है। लेट द लेंथ बी L1। लेंथ कितनी मान लेते हैं? L1। बात सही है। हमने पोटेंशियोमीटर का वर्किंग फॉर्मूला पढ़ा था, V बराबर KL, आया याद? अब यहाँ पे तो सेल के साथ कोई रेजिस्टेंस लगा नहीं हुआ, मतलब सेल का तो तुम यूज कर नहीं रहे। सेल का यूज नहीं कर रहे तो सर्किट में इसका क्या आना चाहिए? EMF। अरे यही बात मैंने कल सिखाई थी कि अगर यहाँ 0 तो यहाँ 0, सॉरी यहाँ 0 तो यहाँ 0, यहाँ B तो यहाँ B, यहाँ E1, यहाँ भी E1, यहाँ भी E1, तो सर्किट में क्या आएगा? E1। तो मैं लिख सकता हूं E1 इज इक्वल टू KL1। मैं क्या लिख सकता हूं? E1 इज इक्वल टू KL1। अरे V की जगह क्या आ गया? E आ गया ना। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। कोई परेशानी किसी तरीके की? अब रिपीट करें अपने एक्सपेरिमेंट को, क्या करें? रिपीट करें। ठीक है, अब रिपीट करें तो क्या करें? देखो, अब ऐसा कर दो कि भाई डिस्कनेक्ट 1 from 3 एंड कनेक्ट 2 to 3। समझो, 1 को 3 से डिस्कनेक्ट करो, 2 को 3 से क्या करो? कनेक्ट करो। सही है। स्लाइड द जॉकी, वही सेम प्रोसीजर करना है। स्लाइड द जॉकी एंड नोट द पॉइंट at which galvanometer shows no deflection। वो पॉइंट नोट कर लो जहां पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन
नहीं दिखाता। अब की बार वो लेंथ हमने क्या मान रखी है, L2। अब समझ आया दो लेंथ क्यों ली थी, दो चौकी क्यों दिखाए थे। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि लेट द लेंथ बी L2। तो भाई अब की बार क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू KL2। अरे भाई बात सही है कि नहीं, भाई E1 बराबर KL1 हुआ। यहाँ दूसरे वाले सेल की EMF E2 थी, तो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KL2। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। नाउ क्या करें अपन लोग इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से क्या कर दें भाई, डिवाइड कर दें। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दें। जैसे ही डिवाइड करेंगे E1 अपॉन E2 विल बी इक्वल टू L1 अपॉन में L2। E1 अपॉन E2 विल बी इक्वल टू L1 अपॉन में L2। यानी कि अगर आप लेंथ को नाप सकते हैं तो आप दोनों सेल का EMF क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर इसमें एक चीज याद रखना, जब तुम लोग प्रैक्टिकल करोगे, ये एग्जाम में भी आ सकता है एज इट इज डेरिवेशन के फॉर्म में। प्रैक्टिकल तो इसका है ही है कि अगर लेग्रांजे सेल को मैं सेल 1 बना दूं और डेनियल सेल को सेल 2 बना दूं सपोज, और तब मैं E1 अपॉन E2 निकालूं, तो इसका जनरल जो आंसर होता है ना, वो ग्रेटर देन 1 आएगा। 1 से 2 के बीच में 1 पॉइंट समथिंग, क्योंकि डेनियल सेल की EMF लेग्रांजे सेल की EMF से ना कम होती है हमेशा। डेनियल सेल की कम होगी, लेग्रांजे की हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी। सही है, ये बात पल्ले पड़ी, पक्का। पेपर में आएगा तो कर देगा, पक्का कर देगा, हाँ ओके। आगे बढ़े। ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी, मैंने बताया था ना कि भाई पोटेंशियोमीटर के हम और भी यूज ले सकते हैं, तो वो यूज ये है कि ये उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी। अगली एप्लीकेशन पे बढ़े, चलो बिल्कुल ऐसे ही उतारा ही हो पेपर में, अगर आ जाए तो नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है ना, अपना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो, अच्छा ये तो पहली एप्लीकेशन हुई पोटेंशियोमीटर की, बहुत सही। अब हम क्या देखें भाई, अब देखेंगे एप्लीकेशन नंबर 2। ये भी प्रैक्टिकल है, ये भी क्या है, पोटेंशियोमीटर के यही दो प्रैक्टिकल हैं सिलेबस में। एप्लीकेशन नंबर 2 सही है, क्या है, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। किसी भी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को आप निकाल सकते हो, किसका इस्तेमाल करके, पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करके। ठीक है भाई, हम निकालते हैं। देखो पहले चित्र बना लें, लेट अस ड्रॉ द, लेट अस ड्रॉ द चित्र, डायग्राम नहीं बोलते। देख, ऑक्सिलरी सर्किट सही है, एमीटर, ओके। यहां पे एमीटर के बाद एक रियोस्टेट लगा रहा हूं मैं, RH, रियोस्टेट, माइनस प्लस प्लस माइनस, ओके। रियोस्टेट के बाद एक की K1 और सर्किट को पूरा कर दो। वापस से यहाँ पे वही 100 सेंटीमीटर की वायर में कंसीडर करूँगा भाई, ऐसे। ये टर्मिनल्स बना लिए, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, ये स्केल ले लिया, ठीक है, मेजरमेंट के लिए। ये 0 और ये 100 सेंटीमीटर, सही है। अब क्या काम करें, ये मान लो वो सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस तुम्हें पता करना है, और इस सेल का EMF मान लेते हैं E। इस सेल का EMF कितना मान लेते हैं, E, सही है।
इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स, सही है, साथ में एक और की K2 जोड़ लें और कनेक्शन को यहां से पूरा कर दें, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर G, जॉकी J, करेक्ट है। पहली वाली की को K1 कह दिया, दूसरे वाली की को K2 कह दिया, बात एकदम सही है। सेल की पोलरिटी भी हम लोगों ने चेक कर ली। कोई समस्या वाली बात? अरे है कोई समस्या? बहुत बढ़िया। अब प्रैक्टिकल करेंगे। अच्छा एक और चीज़ बताऊं मैं, ये जितना आसान सर्किट यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, एक्चुअली प्रैक्टिकल करते टाइम इतना आसान सर्किट होगा नहीं। ये रियोस्टेट काम नहीं करेगा, लगेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स, ये केवल इजीली समझाने के लिए मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, पर इसको बना सकते हो तुम लोग CBSE में, ठीक है। एक्चुअली में कुछ और होगा। अब देखो, सबसे पहले तुम लोगों ने क्या काम करना है, K2 को ओपन रखना है। K2 को क्या रखना है? ओपन। तो हम यहाँ पे यही लिख देंगे कि भाई कीप की K2 ओपन। अब एक बात जरा सोच के बता, K2 अगर ओपन रहेगी तो इस सेल का कोई यूज होगा? तो इस सेल से कोई आउटपुट लेगा? लेगा नहीं लेगा? 12 बज गए शक्ल पे। अगर ये की ओपन है तो इस सेल से कोई आउटपुट लिया जा रहा है? लिया जा रहा है? अरे यार, आउटपुट तो जब लेगा ना जब सेल के अक्रॉस कोई ना कोई रजिस्टर कनेक्ट होगा। जब तूने कोई की ओपन है तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट में आया ही नहीं ना, तो तू इस सर्किट को बना चाहे ना बना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो वही सर्किट हो गया पहले वाला। अरे यार घूम गई खोपड़ी है। कीप की K2 ओपन, K2 को ओपन रख, स्लाइड द जॉकी, स्लाइड द एंड, वो करना वही है सब में, एंड नोट द पॉइंट, वो पॉइंट नोट कर, एट विच गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। वो पॉइंट नोट कर ले जहां पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा, सही है। उस लेंथ को मान ले L1। लेट द लेंथ बी L1, करेक्ट है। अब क्योंकि K2 ओपन है तो सर्किट में सेल का क्या आएगा? EMF। क्या आएगा? EMF आएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि E बराबर क्या हो जाना चाहिए? KL1। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। ये तो बिल्कुल पीछे वाले जैसा ही है, अभी तो कुछ नया किया नहीं। अब करेंगे थोड़ा सा नया। क्या करें? क्या करें? अब K2 को भी क्लोज कर दो, ठीक है। क्लोज की K2, ठीक है। K2 को क्लोज करने के बाद में रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई एक रेजिस्टेंस की बाहर निकाल लो आप, राइट है, और स्लाइड द जॉकी एंड नोट द पॉइंट at which galvanometer shows no deflection। वो पॉइंट नोट कर ले जहां पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा, ठीक है भाई। अब लेट कर लेते हैं कि लेट द लेंथ बी L2। इस बार ये मान लेते हैं कि लेंथ कितनी है? L2 है, सही है। अब जरा दिमाग लगा, तूने ये वाली की भी क्लोज कर दी, तूने रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई रजिस्टर भी निकाल लिया, सेल का यूज होना शुरू हो गया। अरे भाई सेल अब इस्तेमाल में हो रहा है, और जब सेल यूज होगा बेसिकली तो अब इस सेल का करंट इधर फ्लो करेगा, तो सर्किट में सेल का EMF आएगा या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए क्योंकि यूज कर रहे हैं। अब थोड़ी ना ओपन सर्किट रह गया, तो जब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो हम लोग ये लिख पाएंगे कि V बराबर क्या हो जाएगा? KL2। आया नहीं आया? अरे नहीं समझ आया।
यहाँ ई क्यों लिया, यहाँ वी क्यों लिया? यहाँ सेल का यूज नहीं हो रहा था, यहाँ सेल का यूज। बात सही है, बहुत सही। इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दूं इक्वेशन नंबर 2 से, तो देखिए मेरे पास में एक फॉर्मूला बन जाएगा, E बाय V इज इक्वल टू L1 बाय L2। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। करेक्ट है भाई, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल, एक फॉर्मूला याद रखियो इंटरनल रेजिस्टेंस का। इंटरनल रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकाली जाती है ये फॉर्मूला याद रखियो। फॉर्मूला है स्मॉल r इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन वी इंटू में कैपिटल R। आगे कभी फुर्सत मिलेगी तो इसकी डेरिवेशन बता देंगे, लेकिन इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है अपन को, ठीक है? तो ये फॉर्मूला तेरे को याद रखना है। तो स्मॉल r इज इक्वल टू, इसको ये भी तो लिख सकता हूँ भाई, ई बाई वी माइनस 1 इंटू में कैपिटल R। एलसीएम लेके ई बाई वी की जगह क्या रख सकता है, L1 बाई L2। तो स्मॉल r बराबर क्या आ गया, L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू में कैपिटल R। और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बेसिकली हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट। फिर से तुमको केवल क्या निकालना पड़ेगा, L1 निकालना पड़ेगा और L2 निकालना पड़ेगा। बात सही है, इसमें कोई परेशानी? कुछ लिखना चाहता है, नहीं लिखना चाहता? लिख ले फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिख ले, स्मॉल r इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू में कैपिटल R। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख ले अभी, फिर तेरे से न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं, तू मेरे को न्यूमेरिकल करके दिखाएगा, कल तो तूने किया नहीं था। करूं रब, ये लेफ्ट हैंड साइड का कर दूं, है ना? देख जरा, पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल, इन न्यूमेरिकल्स को देख के बच्चे 10 किलोमीटर दूर भाग जाते हैं। ये क्या हो रहा है भाई? कर दूं बाकी का रब, आंसर निकाल के दिखाएगा पक्का? चलो देखते हैं, लेट्स सी। देखो, पोटेंशियोमीटर की प्रॉब्लम्स देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है? अड़तालीस वोल्ट की बैटरी, कितने वोल्ट की? 48 वोल्ट की। 2 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, सही है? और कोई समस्या? पोटेंशियोमीटर के तार की रेजिस्टेंस 10 ओम, और भाई पोटेंशियोमीटर के वायर की लंबाई 10 मीटर। कितनी मीटर? 10 मीटर। क्वेश्चन समझ आ रहा है अब तक? बहुत बढ़िया। ये ऐसे स्केल लग गया भाई, वैसे इसको लगा के दिखाने की जरूरत नहीं, हमने लिख दी लेंथ 10 मीटर है। अब एक सेल, इस सेल का EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसको जोड़ा एक गैल्वेनोमीटर से जो कि J, जो कि सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैलेंसिंग लेंथ आई 4.2 मीटर। बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई? सही है। ई निकाल, ई निकाल, 2 मिनट दे रहा हूं तेरे को करने के लिए। ई निकाल, ठीक है? ये वाला चल मैं कराता हूं, और स्टेप्स याद रखना सभी लोग, ठीक है? क्वेश्चन कैसे होता है, एक बात से तो भाई 2 ओम बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, 10 ओम पोटेंशियोमीटर की वायर का रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? कितना हुआ? 12 ओम, सही है। बैटरी का वोल्टेज कितना है? 48। बैटरी का वोल्टेज कितना है? 48 वोल्ट। करंट कितना आ गया?
अरे नहीं आया। V बराबर आई आर, आई बराबर कितना आ गया 4 एम्पेयर। बहुत बढ़िया। करंट जब तुम्हारा निकल गया तो तुम ऐसा करोगे कि पोटेंशियोमीटर की जो वायर है इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालोगे। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, जैसे मान ले इस पॉइंट को मैं ले लूं A, इस पॉइंट को अगर मैं ले लूं B, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि VAB इज इक्वल टू I इंटू में RAB। सही है, V बराबर IR। करंट कितना है 4, R कितना है पोटेंशियोमीटर की वायर का 10, VAB कितना निकला 40 वोल्ट। VAB कितना निकला 40 वोल्ट। जब VAB निकल जाएगा तब हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या निकालेंगे? K का फॉर्मूला क्या होता V बाय, तो K बराबर V कितना आया 40, L कितना है 10, आंसर क्या आया 4 वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियोमीटर के किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहला काम उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। एक बार पोटेंशियल ग्रेडियंट निकल गया फिर तो क्वेश्चन इजी है। क्यों? एज E बराबर क्या होना चाहिए? अरे यार E बराबर KL होना चाहिए। E तेरे को निकालना है, K तेरे पास 4 है, L बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 4 पॉइंट, E बराबर 4 2 जा 8 16.8 वोल्ट। ये आ गया तेरा क्या आंसर। दिस इज योर आंसर। नहीं समझ आई बात? पक्का समझ आई? ऐसे ही होगा। अगला सवाल करके देगा। उतारना चाहता है फटाफट उतार ले 1 मिनट में, फिर अगला सवाल दूंगा। कितना सिंपल था। टोटल R निकाल, I निकाल, V निकाल, K निकाल, खत्म। स्टेप याद रख। अगला सर्किट बना रहा हूं जब तक तेरे लिए ना। अगला सर्किट समझ आया? छत्तीस वोल्ट 2 ओम 10 ओम 10 मीटर 20 वोल्ट EMF दिया है। कह रहा बैलेंसिंग लेंथ निकाल। क्या कैलकुलेट करना है? बैलेंसिंग लेंथ। जल्दी कर। वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट? बैलेंसिंग लेंथ। इजी है, बहुत इजी है। ओरली भी हो सकता है, दिमाग लगाए तो। हो गया? मौखिक कर देते हैं। चलो करो, फटाफट करो।
बहुत देर लगा दी भाई। हाँ भाई, अरे 6.6 देखें टोटल आर। अब ऐसे करो देखो फटाफट, टोटल आर कितना 12 ओम, आई कितना 3 एम्पेयर, पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज 30 वोल्ट, के 3 वोल्ट पर, अरे यार ज़्यादा जल्दी कर दिया क्या, ऐसे ही तो होगा, के 3 वोल्ट पर मीटर हो गया। ई बराबर क्या होना चाहिए था, ई कितना 20, के 3, क्या निकालना था, x बराबर 20 बटे कितना आंसर आ गया, यही छोड़ दो खत्म। सही है, अरे आ गया नहीं, समझ तो आया ही नहीं है, पक्का। आगे बढ़े तो आप देख पोटेंशियोमीटर के 2 क्वेश्चन कर लिए, ईएमएफ देके x निकाल लिया, x देके क्या निकाल लिया, ईएमएफ निकाल लिया। अब समझ जरा कहानी, अब थोड़ी सी और ट्विस्ट करते हैं हल्की सी। एक टाइप का और न्यूमेरिकल आता है और उसके बाद हमारा पोटेंशियोमीटर क्या हो जाएगा भाई, समाप्त। देख डरने वाली बात नहीं है, यही सर्किट को वापस ले लेते हैं। चल अब इसी में चेंजिंग कर लेंगे थोड़ी सी। 36 वोल्ट टू, हाँ अरे वो अलग है, वो अलग है, क्वेश्चन अलग है, मैं तो उससे डाटा चुराऊंगा यार, डाटा चाहिए मेरे को ना, यही डाटा यूज कर लेते हैं ना अपना, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। आर 10 ओम 10 मीटर, सही है। और भाई ऐसा कर, आप थोड़ा सा बदल दे, टिचुक आर, ठीक है। तीन ओम गैल्वेनोमीटर जॉकी जे, इसको मान ले 10 वोल्ट, बैलेंसिंग लेंथ मान ले 2 मीटर है, कितनी है, अरे यार अब इस क्वेश्चन में स्मॉल आर निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या निकालना, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, कैसे निकालें, नहीं निकलेगा तो उससे तो नहीं होगा, नहीं हो सकता, फॉर्मूले से भी नहीं होगा। L1 L2 थोड़ी देर रखे मैंने, अरे L1 L2 है नहीं, और तू ज्यादा खोपड़ी चलाए अपनी कि मैं स्मॉल आर का फॉर्मूला लगा देगा E माइनस वी बाई वी इंटू कैपिटल आर, बहुत बढ़िया बात है। EMF तो इसकी तो चल ये ठीक है, और इसकी EMF थोड़ी लेनी होती है, इसकी लेनी होती है, इसका V पता है तुझे, तेरे को तो EMF दे रखा है ना 10 वोल्ट, V तो मालूम ही नहीं, कैसे करेगा बे, ऐसे नहीं होगा। ऐसे हो जाता तो मैं थोड़ी देता यार सवाल, इतने प्यार प्यार वाले क्वेश्चन नहीं देता मैं। अब देख क्या करें, एक बात तो पक्की है, पुराना ही क्वेश्चन है, के इसमें भी कितना आएगा, 3 ही निकलेगा, बात सही है, इस सर्किट से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। के निकालने के लिए ऊपर ऊपर का सर्किट देखते हैं केवल। अब देख समझ, मान ले मैंने तेरे को किरचॉफ के लॉ अप्लाई करने सिखाए, बहुत बढ़िया भाई। मान ले इस आर्म में करंट ऐसे ही फ्लो करेगा, मान ले करंट है आई, करेक्ट है। अच्छा जिस पॉइंट पे ये जॉकी बैलेंस कर रहा है उस पॉइंट पे इतने तार का पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या होगा, बराबर। अरे इतने तार बराबर ही तो होता है, तभी तो नल पॉइंट आता है, बात सही है। अच्छा इतने तार के अक्रॉस V बराबर क्या हो जाएगा, KL, तो V बराबर KL, तो K3 L2 कितना 6 वोल्ट, यानी कि इतने वायर के अक्रॉस वोल्टेज, ये जहां पे बैलेंस हो रहा है, ये डॉट 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 से दिखा रहा हूं मैं, ये देख जहां पे बैलेंस हो रहा है इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, यानी कि ये 6 वोल्ट इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के भी बराबर होगा। अरे नहीं आया, दोनों बराबर होंगे। इस आर्म का V कैसे निकालेगा, इस वाली आर्म का V कैसे निकालेगा, किरचॉफ का लॉ लगा दूं, लॉ लगा दूं, इधर से चला माइनस से प्लस गया, पोटेंशियल घटा बढ़ा, बढ़ा पोटेंशियल बढ़ता है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं 10, ऐसे गया
माइनस आई आर। सही है, तो 10 माइनस आई आर बराबर तेरा होना चाहिए 6 के। 10 माइनस आई आर बराबर होना चाहिए, आई क्या होगा, आई क्या होगा, ई अपॉन में आर प्लस आर इंटू आर बराबर 6। अरे नहीं आया यार, अरे आई का फॉर्मूला लगा दिया ना भाई, आई बराबर ई अपॉन में आर जमा आर। ओम्स लॉ ही है, ई बराबर आई आर कह ले, आर नेट कह ले, या वी बराबर आई आर नेट कह ले, दोनों बातों का मतलब। अरे नहीं आया, आ गया, वैल्यू रख 10 माइनस 10 अपॉन में कैपिटल आर की जगह 3, अरे कैपिटल आर ये है यहाँ पे, ठीक है, 3 जमा में आर गुणा में आर बराबर में, सही है। अरे नहीं आया, इसको इधर ले ले, सॉल्व कर दूं अब जल्दी जल्दी। 10 में 6 के कितने बचे, 4 बराबर 10 आर अपॉन में 3 प्लस आर, सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 3 12 जमा 4 आर बराबर 10 आर, 12 बराबर आर बराबर कितना ओम, 2। अरे यार नहीं समझ आया, तेरे को हो सकता है इसमें कंफ्यूजन हो रही हो, क्योंकि मैंने तुम लोगों को जब किरचॉफ्स लॉ सिखाए थे तो मैंने तुम्हें ये बताया था कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आ जाए तो उसको नेगेटिव ले लेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ जाए तो उसको क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। मैंने यहाँ पे नेगेटिव आने के बावजूद भी 10 ले लिया। तो तू एक बात याद रख, जब कभी भी ओपन सर्किट में तेरे को लगाना हो तो जो रूल मैंने सिखाए उनका बिल्कुल क्या कर दे, उल्टा। माइनस का प्लस कर दे, प्लस का क्या कर दे, मैंने जो तेरे को रूल सिखाया था उसके हिसाब से अगर मैं ऐसे चलता हूं सपोज, तो इक्वेशन बनती -10 प्लस आई आर, लेकिन वो तब बनती जब मैं पूरे में बनाता। ओपन में बनानी है तो मैं उल्टी, सबको उल्टा कर दे, 10 माइनस आई आर कर दे। कभी फुर्सत मिलेगी तो एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट और बता दूंगा। पहले एक बात बताइए, बात समझ आई नहीं आई, समझ तो आई ही नहीं है, तीतर उड़ गए हैं, नहीं उड़े। इसके पैरेलल में एक और दे दे रेजिस्टेंस तो क्या करेगा, हैं, चलो अगली बार देखेंगे। बेसिक सीख ले, बेसिक समझ आ गया भाई, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे तुम्हारा बच्चे बेसिकली खत्म हो जाता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन खत्म। क्वेश्चंस रह गए प्रैक्टिस करने के लिए, उनको हम बाद में देखेंगे, ठीक है, अगली क्लासों में देखेंगे। कोई दिक्कत, चलो ओके।